मार्क्स कटेंगे ही नहीं एंड हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ये बना सकते हैं। मैंने बनाई है। जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एसएससी सीजीएल अगस्त मंथ टारगेट। इस टारगेट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 15 डेज ईच। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि हम जब 30 डेज का एक साथ टारगेट करते हैं तो वो अच्छे से नहीं कर पाते और इतने इफिशिएंट नहीं रह पाते, और मोस्टली केसेस में हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। इसलिए मैंने 15 डेज और 15 डेज करके लिया है। ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 मेरा 15 अगस्त को आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये टारगेट सिर्फ रिपीटर्स के लिए है या फिर उनके लिए जो 50 से 60% सिलेबस कम से कम कंप्लीट कर चुके हैं। ये टारगेट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बिगिनर्स भी चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ इस तरीके का टारगेट आए, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको भी इस तरीके का टारगेट की ज़रूरत है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बिगिनर्स के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपको करने हैं 100 वर्ड डेली के रिवाइज। और यहाँ पे 100 वर्ड्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ टोटल मिला के 100 करने हैं, नहीं। तो आपको एंटोनिम्स भी 100 करने हैं, सिनोनिम्स भी 100 करने हैं, स्पेलिंग्स और इडियम्स एंड वन वर्ड। इससे क्या होगा, हमारे 500 वर्ड्स डेली के रिवाइज होंगे, जिससे कि हम जब 15 दिन तक करेंगे तो हमारे हो जाएंगे लगभग 7,500 वर्ड। तो ये मिनिमम 7,500 वर्ड हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बहुत ज्यादा वोकैब का पार्ट रिवाइज हो जाएगा। या हो सकता है जिनके पास पुराने एडिशन है उनकी तो वोकैब एक बार रिवाइज हो ही जाए फुल की फुल। इंग्लिश में रिवाइज करने वाली हूँ ब्लैक बुक से। आप किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उन्हें सोर्स को मत चेंज कीजिए प्लीज, लास्ट टाइम चल रहा है। सेकंड, मैं करने वाली हूँ 15 मिनट कम से कम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। एक बार ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, सिर्फ मॉक्स लगाते हैं एंड सोचते हैं कि उनसे ही सारे रूल्स कवर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो रूल्स हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड 15 मिनट कम से कम हमें रूल्स को रिवाइज करने के लिए देने ही हैं। कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको डिटेल में कवर कीजिए, और अगर आपको आता है या आपने पढ़ लिया है पहले कई बार, तो आप इम्पोर्टेंट रूल्स को देखना मत मिस कीजिए प्लीज़। इम्पोर्टेंट रूल से मेरा मतलब क्या है, मैं ये बता रही हूँ। कंफ्यूजिंग पेयर है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें एक्टिव पैसिव से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे क्या आएगा, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप इन्हें इन्हें रीड कीजिए कि हाँ इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है एंड इसके साथ ये आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको ये बहुत मतलब फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। जब आप कई बार इसका रिवाइज करेंगे ना, ये सोचना ही नहीं है कि हमें फुल चैप्टर करना है। आप 2 से 3 बार बुक पढ़ चुके हैं या कहीं से भी कुछ भी पढ़ चुके हैं तो अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। एंड टाइम पे ऐसा होता है हम रूल्स मिस ही कर देते हैं या स्किप करके चले जाते हैं कि ठीक है चलो कोई नहीं, हमारा तो पढ़ पढ़ तो रखा ही है हमने, और इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, इसलिए 15 मिनट आपको ग्रामर रूल्स पर ज़रूर देना है। जो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ वो है एडिटोरियल रीडिंग। एंड जैसे कि आपको पता ही है एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो हो सकता है कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन ज़्यादा आए। और 15 मिनट्स काफ़ी टाइम होता है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डाल दें। एंड इसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। गाइज बिलीव मी, आप 15 दिन तक एक एडिटोरियल रीड कीजिए एंड आप उसके बाद देखेंगे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ग्रो हुई हैं। ये मैं करने वाली, जो इंग्लिश माध्यम ऐप है उससे फ्री एडिटोरियल करके आता है ना, उसको ही मैं करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट इज, मैं जो एडिटोरियल रीड करूंगी उसके साथ ही मैं उसको सेक्शनल दे दूंगी, ताकि मुझे कहीं और भटकना ना पड़े एकदम से। अगर मैं इसके बाद डायरेक्ट इसको लगा दूंगी तो मेरा ये है कि 15 मिनट के अंदर कैसे टाइम मैनेज करना है वो मुझे आ जाएगा। तो जो लास्ट हम करने वाले हैं वो ये है कि
जो भी हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, सो उनको रिवाइज हमें करना है। कम से कम एक बार उनका रिवीजन डेली देना ही है। जो आपको वर्ड्स लगते हैं कि हाँ वो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं या बिल्कुल ही ऐसे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हैं, सिमिलर्स वर्ड्स हैं, तो उनको हम ज़रूर रिवीजन देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज़रूर हमें सिली करवाएंगे, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है रीजनिंग। सो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली 2 पीवाईक्यू लगाने हैं। ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा मॉक लगाते हैं कि हम जो मेन है, जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, हम उनको स्किप कर देते हैं। एंड जैसे कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है 1 या 1.5 मंथ हो, क्योंकि डेट्स कभी भी रिलीज हो सकती हैं, तो हम पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को स्किप नहीं कर सकते। इसलिए 2 पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। एंड जो क्वेश्चन आपको लगते हैं या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, तो परमार एसएससी जो चैनल है उसमें जो न्यू टीचर आए कमल सर, उनसे मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ। एंड गाइस, जो कमल सर है वो ऑलरेडी इवन जो कोचिंग सेंटर है उस पर पढ़ाते थे, तो मैंने लास्ट टाइम उनसे पढ़ा था। एंड वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप को लग रहा है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है या आप सिली कर देते हैं, तो उनकी क्लासेस अटेंड कीजिए। आप पढ़ के कमेंट कीजिएगा कि क्या सच में आपको वो क्लासेस अच्छी लगी, या उनको पढ़ाने का तरीका सच में आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट इज, जो नोट्स हैं उनका हमें रिवीजन करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने एक दिल्ली पुलिस का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, एंड उसमें क्या था, जो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स करके चैप्टर है ना, तो उससे जो कलरफुल करके कलर्स वाला जो क्वेश्चन आता है, तो जो फॉर्मूला बेस होता है, तो वो आया था और मुझे फॉर्मूला याद नहीं था एंड मैं उसको स्किप करके आई थी। सो आपको फॉर्मूले पे जरूर कमांड रखनी है। जो भी फॉर्मूला है रीजनिंग के अंदर, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसा होता है, हम रीजनिंग को ना इग्नोर करके चलते हैं कि हाँ ये तो हमारी स्ट्रॉन्ग है और इसमें तो हमारे मार्क्स कटेंगे ही नहीं, एंड हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है गाइज। मेहनत कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो, क्योंकि अब ये सोच के करो कि हाँ ये लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो नेक्स्ट इज जीएस। तो जीएस के लिए मैं करने वाली हूँ पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 6, तो जिसके मैं कम से कम 15 लेक्चर करने वाली हूँ। मतलब कि डेली का मैं एक लेक्चर लेने वाली हूँ। एंड मैंने इसका पार्ट 6 का फर्स्ट लेक्चर लिया था पॉलिटी का, एंड एनालाइज किया अच्छे से। एंड सर ने ऑलरेडी काफ़ी डीप में पढ़ा रखा है और मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लेक्चर लेंगे, जैसे कि लेक्चर 1 2 3 4। तो हमें जो हमने एक दिन पहले लेक्चर लिया है उसका रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप रिविज़न नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इसलिए जो कोई लेक्चर लिया तो उसका रिवीजन हम कल करेंगे, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट लेक्चर लेना है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन ज़रूर करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज, जो आपने कभी नोट्स बनाए होंगे, किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे XYZ, सो जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं तो उनके जो नोट्स आपने बनाए हैं तो उनको इग्नोर मत कीजिए। कम से कम 30 मिनट उन नोट्स को रिवाइज ज़रूर कीजिए। और अगर ऐसा है कि किसी के पास बिल्कुल नोट्स नहीं है या नहीं बनाए किसी ने, तो वो किसी भी बुक को फॉलो कर सकता है। कि अगर आप बहुत ध्यान से भी नहीं पढ़ रहे ना, तो 30 मिनट रीड कीजिए, उसे अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि इससे ही ना हमारा बहुत कुछ इंप्रूव हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, और एग्जाम में हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे करने वाली हूँ बुक रीड, जो कि है परमार सर की फैटमैन सेकेंड एडिशन। तो 30 मिनट में उसको देने वाली हूँ। आई नो कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन मुझे लगता है कि 30 मिनट्स देने चाहिए इस बुक को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर ने अच्छे से इसमें दिया हुआ है सब कुछ। तो मैं जीएस के लिए इतना ही करने वाली हूँ। एंड अब बात करते हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं मैथ्स सेक्शन की। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं मैथ्स के अंदर करने वाली हूँ वो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 बाय आभास सैनी सर। इन्होंने जो 250 क्वेश्चन वाली करवा रखी है ना सीरीज, 250 करके 2 पार्ट इन्होंने अभी तक दे दिए हैं, 10 10 करके प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 करने वाली हूँ। अभी मैंने उसका एक लेक्चर लिया है, जिसके अंदर मुझे पता लग गया हाँ सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड गाइस, आभास सैनी सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है इनके बारे में। सो गाइज, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने मैथ्स में आपको डर लग रहा है या आपका सिलेबस रिवाइज नहीं है या कोई भी डाउट है मैथ्स का, तो प्लीज़ एक बार इसको चेक करके ज़रूर देखिए।
वीडियो देखनी है, उसके साथ नोट्स बनाने हैं एंड प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की जो सर क्लास में करवा रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट को बार बार देखना है अपनी आंखों से, 3-4 बार कम से कम एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं जो कि पीवाईक्यू बेस हैं। और मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एसएससी सीजीएल के ही पीवाईक्यू। तो 2 सेक्शनल डेली देने हैं जिससे कि हमारे डेली 50 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस होते रहेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, हमारी गलतियों का पता चलेगा। एंड टाइम से ज़्यादा जो जरूरी है इस टाइम वो है टाइम मैनेज करना, क्योंकि जैसे सेक्शनल टाइमिंग है तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन इज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड ज़रूरी है यहाँ पे 2 सेक्शनल डेली लगाना और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है 30 मिनट डेली कैलकुलेशन हमें करनी है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम दिया हुआ है मैथ सेक्शन के लिए। तो 30 मिनट कैलकुलेशन जरूर करनी है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिली करेंगे। 2 का 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करके 10 लिखेंगे। सो ये स्लीव जो होंगी ना ये कैलकुलेशन ही हटाएगी। तो इसलिए आपको 30 मिनट कैलकुलेशन डेली करनी है। फिर नेक्स्ट इज 30 मिनट फॉर्मूला रिवाइज करना। आपको, आपके पास कोई बुक है या आपके कुछ नोट्स हैं या कुछ भी आपने कहीं से जो भी पढ़ा है, आप बिल्कुल भी अपना सोर्स चेंज मत कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसके लिए 30 मिनट आपको फॉर्मूला रिवाइज करना ही करना है उससे, क्योंकि फॉर्मूला टिप्स पर होना बहुत जरूरी है। सो ये मैं करने वाली हूँ मैथ्स के लिए। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक टेस्ट। तो गाइज इसकी इम्पोर्टेंस आप सब जानते ही हैं। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मॉक टेस्ट देने में ही गलती रहती है, इस वजह से ही हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है अभी तक। सो आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे पर एक मॉक टेस्ट लगाना है एंड नेक्स्ट डे उसका एनालाइज करना है। और तो अच्छे से देखना है कि आपने किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया है, क्या सॉल्यूशन उससे भी कम में हो सकता था या नहीं हो सकता था। एंड एरर नोटबुक सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, एरर नोटबुक बनानी है। लेट मी शो यू माई एरर नोटबुक। तो दिस इज़ माई एरर नोटबुक। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, मैंने बनाई है जैसे कि। जैसे कि मैंने ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं बना, 126.5 बना, क्योंकि मैंने ये ना day 1 डाल रखा था। अभी स्टार्ट किया है मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरा। मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो मेरा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि राइट कौन से, रोंग कौन से, कितने मैंने टोटल अटेम्प्ट किए, कितने रीजनिंग में बने, कितने मेरे मैथ्स में बने, क्या मेरा जीएस में स्कोर रहा है इंग्लिश का। यहाँ पे मैंने रोंग लिखे हैं, यहाँ पे मैंने टोटल लिखे हैं। एंड कि मेरी रीजनिंग में क्या सिली मिस्टेक हुई। जैसे मैंने अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करके देखा ही नहीं, तो वहाँ मेरी सिली हो गई। ऑप्शन में मैंने सिली कर दी एकदम से, कुछ और मैं टिक करने जा रही थी एंड कुछ और मैंने टिक कर दिया। मैथ्स में क्या सिली हुई। सो इस तरीके से आपको सिली मिस्टेक्स वाली नोटबुक जरूर बनानी है, जिसके अंदर क्या है कि अगर जब आप नेक्स्ट मूव अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी एरर नोटबुक को देखना है, तभी आपको नेक्स्ट मूव अटैम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, जब आप बार बार करेंगे ना तो आपकी ये सिली मिस्टेक है कम होती चली जाएंगी। मैं ऐसे करके बना रही हूँ। अभी एक एरर नोटबुक जरूर बनाइए, ये मस्ट है, इसको ना इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल भी आलस मत दिखाइए। इसमें एरर नोटबुक बहुत जरूरी है, बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाई है। तो ये था मेरा 15 दिन का टारगेट, 15 अगस्त तक का, जो मुझे करना है। एंड गाइस लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास ये वीडियो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी आ रही है तो प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए। जहाँ पे भी आप हैं स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी हमें डेट्स का नहीं पता है, लेकिन जब भी आएंगी तो एकदम से आएंगी एंड फिर एकदम से पैनिक करते हैं लोग कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ये मैंने इतना बनाया है कि जो 15 दिन के अंदर कवर हो सकता है। इसको मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया, हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और हम फिर क्या करते हैं, फिर 1 दिन उसको करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन हमारा ब्रेक हो जाता है एंड फिर उसके बाद हम इसको छोड़ के बैठ जाते हैं। फिर हम फिर सोचते हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि हाँ 1 दिन या 2 दिन आप फॉलो कर लेते हैं एंड थर्ड डे आपको लगता है कि ठीक है आपका नहीं हुआ टारगेट, तो कोई बात नहीं। प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कीजिए। एंड 1-2 दिन अगर आप पीछे भी हो जाते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत ही पीछे हो गया और मैं इसको कवर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। और कंसिस्टेंसी ब्रेक भी हो रही है 1 या 2 दिन, तो प्लीज़ थर्ड डे वापस आइए और वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपने छोड़ा है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बहुत लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं तो पीछे ही रह गया, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप को ऐसे टॉर्चर नहीं करना है इमोशनली। जहाँ से भी छूटा हुआ है वहाँ से आगे स्टार्ट कीजिए।
और ऐसा ही मोस्टली लोग करते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। आपको ये नहीं पकड़ के बैठ जाना कि हाँ ये तो मुझसे हुआ ही नहीं, ये मेरा आज का टारगेट, ये मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये क्लास मैंने ले ही नहीं पाया, तो मैं क्या करूँ, मैं तो पीछे हो गया और मुझसे तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। और नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे सबसे पहले उसी पार्ट को उठाइए, पहले उसको फिनिश कीजिए एंड तब आप नेक्स्ट टारगेट पे मूव कीजिए। सो गाइज, लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की मैं वीडियो और बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड आई होप आप सबको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।